फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज को फॉलो किया है तो मार्क जकरबर्ग ने रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट को एक अपॉलॉजी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको पेड कंटेंट प्रमोट करने के लिए, यानी पैसे देके अलग अलग टाइप के कंटेंट प्रमोट करने के लिए उनको पेड किया गया था, जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल भी इंक्लूडेड था। तो हमारी सरकार ने उसके रिस्पॉन्स में क्या कहा और फिर मार्क जकरबर्ग ने क्या कहा, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेटा के चीफ मार्क जकरबर्ग ने अपॉलॉजी लिखी है हमारी सरकार को इस बात को लेकर कि उनके कंटेंट, उनके प्लेटफॉर्म का जो कंटेंट था उसमें कई सारे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, डीप फेक कंटेंट और ऑपरेशनल एरर्स थे। कुछ सोर्सेज ने एनडीटीवी को ये बात बताई आफ्टर रिसेंटली मेटा की जो ग्लोबल मीडिया टीम है उनकी और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और उनके कुछ साथियों के साथ मीटिंग हुई। इसके अलावा ये हुआ बेसिकली कुछ इवेंट्स को फॉलो करते हुए, जिसमें इंक्लूडेड था कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक वीडियो हटा दिया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो उसके लिए हमारी सरकार ने कुछ उनके लोगों को बार बार समन किया था। इसके अलावा हमारी सरकार ने मेटा को यह भी क्लियर कर दिया है कि उन लोगों को इंटरमीडिएरी के डेफिनेशन के अंडर अभी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ये हमारे डिजिटल गवर्नेंस के लिए भी एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है, जिससे हाईलाइट होता है कि इंडिया चाहता है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज उनके यहाँ पे जो भी कंटेंट है, वो जितने भी हार्मफुल कंटेंट है उसके लिए वो लोग खुद को जिम्मेदार ठहराए। इस पूरे जो अपॉलॉजी था उसमें कई सारी चीजों को कवर किया गया, जैसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म रेगुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल इंटरनेट गवर्नेंस और बिग टेक अकाउंटेबिलिटी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने इंडिया के अथॉरिटी से माफी मांगी ओवर CSAM और ऐसे ही कई सारे रिलेटेड चीजों से लेके। इसके अलावा हाई लेवल एंगेजमेंट्स के वक्त मेटा के प्लेटफॉर्म पर जो ऑपरेशनल फेलियर हो रहा था उसके लिए भी माफी मांगी गई है। अगर हम क्रोनोलॉजी जाने इन पूरे इवेंट्स की, तो सबसे पहले एक बीबीसी इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसमें ऐसा कहा गया कि इंस्टाग्राम रिपोर्टेडली ऐसे कंटेंट को कैरी कर रहा था जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल दिखाए जा रहे थे। ऑल्दो ये डायरेक्ट कोई वीडियोस नहीं थे, लेकिन ये लिंक्स कैरी करते थे किसी कह सकते हैं हम लोग की इलीगल और अब्यूसिव मटेरियल की तरफ, अब्यूसिव साइट्स की तरफ। तो इसके लिए इंडियन अथॉरिटीज ने सवाल उठाए मेटा के ऊपर और बहुत सारी स्क्रूटिनी भी की गई। इसके बाद फेज 2 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने गवर्नमेंट एक्शन लिया, जिसमें उन्होंने मेटा को सवाल पूछे कि कैसे ये डिटेक्शन पास किया, कैसे ये कंटेंट आपके एप्स में सर्कुलेट हो रहा है, क्यों आपने इसको हटाया नहीं, और कैसे हम डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। ऐसे सवाल पूछे गए और कई सारे रिक्वेस्ट कह सकते हैं, ऑफिशियल रिक्वेस्ट किए गए। फेज 3 में एनसीपीसीआर ने एक इंक्वायरी बैठाई। एनसीपीसीआर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इन लोगों ने एक इंक्वायरी बिठाई इस पूरे मामले के ऊपर और जांच करने की कोशिश की कि ये मामला कितना डीप जा रहा है और कैसे इसको रिकरिंग होने से बचाया जा सके। इसके अलावा उन लोगों ने अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करने की कोशिश की। फेज 4 में पार्लियामेंट इन्वॉल्व हुआ और पार्लियामेंट ने भी बहुत सारी स्क्रूटिनी की मेटा के ऊपर, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक वीडियो हटा दिया गया था फेसबुक से कुछ समय के लिए, और इस पे पार्लियामेंट ने कई सारे ऑब्जेक्शन रेज किए, जैसे कि एल्गोरिथमिक बायस, कंप्लायंस विद इंडियन लॉ, ऑपरेशनल एरर्स और कंटेंट मॉडरेशन। फेज 5 में मार्क जकरबर्ग ने अपॉलॉजी कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो CSAM रिलेटेड इश्यूज और कंटेंट, डीप फेक कंटेंट और इसके अलावा मेटा के ऑपरेशनल एरर्स के ऊपर भी वो नजर देंगे और इनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेटा के ऑफिशियल्स ने ये भी अपोलोजाइज किया इस चीज के लिए, कहा, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि उन लोगों को बहुत सारे पैसे दिए गए थे सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, और इसके अलावा ये भी कहा गया कि मेटा ऑफिशियल्स को दोबारा बुलाया जाएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए। अगर हम लोग जानना चाहे कि CSAM क्या है, तो इसका फुल सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, इसको अभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले टर्म के ऊपर ज्यादा यूज किया जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म को अभी कम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज किया जाता है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये वाले जो वीडियोस होते हैं ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और उनके मारपीट, ये सब पे ज्यादा फोकस करते हैं rather than डायरेक्ट पोर्नोग्राफी। इसमें आते हैं फोटोग्राफ्स, वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्ड अब्यूज, AI जनरेटेड सेक्सुअल इमेजेस ऑफ चिल्ड्रन, एडिटेड और मॉर्फ्ड इमेजेस, डिजिटल इलस्ट्रेशंस डिपिक्टिंग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वेयर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। हर CSAM इमेज एक चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की इमेज को फीचर करता है, हर CSAM इमेज। अब अगर हम जाने कि CSAM को वन ऑफ द वर्स्ट साइबर क्राइम्स क्यों कहा जाता है, तो अनलाइक साइबर बुलिंग, CSAM के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। CSAM के अगर हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें आते हैं कि विक्टिम्स ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। इसके अलावा जो इमेजेस है वो लगातार इंटरनेट पे हमेशा के लिए सर्कुलेट होती रहेगी, क्योंकि वो इंटरनेट है। इसके अलावा जो लोग वो क्राइम कर रहे हैं, जो लोग उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, उनका नेटवर्क
एक्सपैंड हो जाएगा, ऑनलाइन ग्रूमिंग ज्यादा इजी हो जाती है और क्रिमिनल्स को प्रॉफिट होता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन से। हर एक डाउनलोड या शेयर हार्म को आगे करता है, हार्म को बढ़ा देता है। और अगर हम जानना चाहें कि क्यों इंस्टाग्राम के एडवर्टाइजमेंट्स गलत थे और उसके ऊपर इतना क्यों जांच पड़ताल किया जा रहा है, रेदर देन जो क्रिएटर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, वो लोग अगर ये चीजें अपलोड करें तो उनको ज्यादा क्यों नहीं बोला जाता, बस उन्हीं को टारगेट किया जाता है, ना कि इंस्टाग्राम को। तो ये है कि जब कोई क्रिएटर या फिर जब कोई वीडियो अपलोड करने वाला जब उसको अपलोड करता है तो इसको डिटेक्शन करने के बाद इंस्टाग्राम या फेसबुक उसको हटा सकता है अपने साइट से। लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट सबमिट की जाती है तो उसको रिव्यू किया जाता है, उसको मोनेटाइज किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, डिटेक्शन किया जाता है, और अगर उसके बाद भी वो पास हो जाए तब जाके वो वहां पे अपलोड होते हैं। अगर इलीगल एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती है तो प्लेटफॉर्म के जो बियरर्स है वो अपील कर रहे हैं कि इसके लिए तो मेटा को ही जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के डिटेक्शन के अंदर ही ये पास हुआ है। ये वन ऑफ द मेन सेंट्रल क्वेश्चनिंग है इंडिया के द्वारा मेटा। अगर हम लोग एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन को समझे तो बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बस कंटेंट को होस्ट नहीं करते, वो कंटेंट्स को ऐसे सर्कुलेट करते हैं कि कौन सा कंटेंट ज्यादा यूजर एंगेजमेंट को प्रमोट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कौन सा वीडियो ज्यादा वायरल जा रहा है, कौन सा रील ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्या अभी करंट ट्रेंडिंग है, वो सब के बेसिस पे आपको आपके होम पेज पे वो वीडियोस पर्टिकुलरली या वीडियो शॉर्ट्स जो भी है, मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्राइमरली यूट्यूब यूज करता हूँ तो इसलिए मैं मेरे मुंह से वीडियोस और शॉर्ट्स निकल रहे हैं, रील्स उतना निकलता नहीं है। तो वो उस हिसाब से आपके होम पेज पे अपीयर होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं लगातार मान लीजिए कोई टीवी सीरियल देखता हूँ, मान लीजिए लगातार कोई टीवी सीरियल देखता हूँ तो उसी से रिलेटेड चीजें मेरे होम पेज पे आएगी, और उसके अलावा जो दूसरी चीजें है वो कम आएगी। इसके अलावा कौन सी एडवर्टाइजमेंट लोगों के द्वारा ज्यादा देखी जा रही है, क्या लोग अगली नेक्स्ट टाइम होम पेज पे आके देखना चाहेंगे, क्या किस चीज के लिए ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऐप को कि वो उस एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करे, ये चीजें भी मैटर करती है कि आपके होम पेज पे क्या आता है। हार्मफुल मटेरियल को ज्यादा यूजर एंगेजमेंट मिल रहा है तो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब एक पासिव इंटरमीडिएट बन गया है, क्योंकि अगर हार्मफुल कंटेंट फ्रीली सर्कुलेट हो रहा है तो मतलब वो सोशल मीडिया ऐप में प्रॉब्लम्स तो है। एक और मेजर कंसर्न है डीप फेक्स का। सरकार ने मेटा एआई को डीप फेक्स के जो एआई जनरेटेड इमेजेस है उसके ऊपर भी सवाल उठाया है, जिसमें इंक्लूडेड है पॉलिटिकल लीडर्स को इमिटेट करना, फेक स्पीचेस बनाना, एविडेंस को फैब्रिकेट करना, नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इमेजरी जनरेट करना, फाइनेंशियल स्कैम्स को इनेबल करना, इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना, ऐसी बहुत सारी चीजें। इवन अगर कोई प्रोटेस्ट हो तो उसमें भी ये चीजें इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि एआई ने कॉस्ट और टाइम दोनों रिड्यूस कर दिया है। ऐसी कोई भी डीप फेक मतलब कोई भी ऐसे पर्टिकुलर वीडियो या इमेजरी बनाना, तो उसके लिए गवर्नमेंट्स उन पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा क्वेश्चन करेगी कि आपके यहाँ पे एआई जनरेटेड इमेजेस चल रही है, वीडियोस चल रहे हैं, तो आप उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आजकल बहुत ईजी हो गया है करना। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेफ हार्बर अंडर सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000। इसके अंडर आता है बेसिकली कि इंटरमीडियरीज को जनरली प्रोटेक्ट किया जाता है ऐसे ही किसी अगर कोई उनके वहां पे कंटेंट कर रहा हो लॉ से या कोर्ट से, अगर वो एक प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स जो फॉर्मर ट्विटर है। हालांकि ये प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट नहीं है, अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर इससे कॉम्प्लाई नहीं कर पाता है तो उनपे कानून लगेगा, एप्लीकेबल लॉ और फैक्ट्स के ऊपर उनके ऊपर जांच पड़ताल की जाएगी। हालांकि ये हर जगह पे डिपेंड करता है अलग अलग लॉ के हिसाब से। अच्छा, अब अगर हम जानना चाहें कि इंडिया इतने टफ स्टैंड्स क्यों ले रहा है, तो देखिए इंडिया मेटा के सबसे बड़े यूजर्स में से एक है। मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल मेटा के एप्स यूज करते हैं, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक से लेके व्हाट्सएप, ये तीनों मेटा ओन करता है। तो इंडिया टफ स्टैंड इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कब क्या सर्कुलेट हो रहा है ये गवर्नमेंट हमेशा जांच नहीं रख सकती। इस पे क्या गलत चीजें सर्कुलेट हो रही है, क्या एंटी गवर्नमेंट या एंटी नेशनल चीजें सर्कुलेट हो रही है, ये भी गवर्नमेंट को नहीं पता होता मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको वेरीफाई करने में भी टाइम लगता है। इसके अलावा कहाँ पे लॉ तोड़ा जा रहा है और कहाँ पे हमारे डिफेंस को हार्म हो रहा है, नॉट जस्ट फिजिकल डिफेंस आर्मी नेवी एयरफोर्स वाला, बल्कि ऑनलाइन डिफेंस भी कहाँ पे हार्म हो रहा है, उसके लिए भी रोबस्ट सेफ्टी सिस्टम्स क्रिएट करने के लिए इंडिया इतने टफ स्टैंड ले रहा है। रिसेंटली जो आपके जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुए उसमें भी बहुत सारा सोशल मीडिया इन्वॉल्व था। नेपाल में जो जेनजी के प्रोटेस्ट हुए उसमें भी सोशल मीडिया बहुत इन्वॉल्व था। तो ऐसा ही कुछ हमारे देश में ना हो, मतलब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तो जस्ट वाज वन थिंग, नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट जिसकी वजह से सरकार गिर गई, ऐसा कुछ हमारे देश में ना हो, इसलिए गवर्नमेंट टफ स्टैंड ले रही है। अगर हम इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो कई सारी जुरिस्डिक्शंस टफ स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो वो लोग डिजिटल सर्विसेज एक्ट या फिर एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी, रिस्क असेसमेंट, फास्टर रिमूवल ऑफ इलीगल कंटेंट, इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं।
यूनाइटेड किंगडम ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट और स्ट्रॉन्ग चाइल्ड प्रोटेक्शन ड्यूटीज पे भी एक्ट कर रहा है। और दोस्तों आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि इंडिया मेटा के लिए कितना बड़ा मार्केट है, कि रिसेंटली जो नेटफ्लिक्स के सीईओ है उन्होंने कहा कि देयर कैन बी नो नेटफ्लिक्स ग्लोबली विदाउट इंडिया। इससे आप समझ जाए कि नेटफ्लिक्स को इंडिया से कितना व्यूअरशिप मिलता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी लौटूंगा और भी वीडियोस के साथ। अभी कुछ दिन के लिए मेरी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि मेरा पीरियोडिक टेस्ट 1 यानी यूनिट टेस्ट 18 तारीख से शुरू होने वाला है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।